बंगाल में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार से एक बड़ा दावा ठोक दिया। शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या यह सिर्फ एक चुनावी दावा है या फिर ममता बनर्जी की जमीन वाकई खिसक चुकी है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर टीएमसी के खेमे में खलबली क्यों मची हुई है? आज बैटल ऑफ बंगाल में इसी मुद्दे पर होगी बड़ी चर्चा में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे जो बताएंगे कि अमित शाह के दावे की जमीनी हकीकत क्या है। हमारे साथ दिग्गज पत्रकार भी जुड़ेंगे जो बंगाल की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा हमारे साथ टीएमसी और बीजेपी के नेता भी होंगे। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। बंगाल के चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। सियासी गलियारे में चर्चा आम है कि नंदीग्राम में वोटिंग के बाद क्या बंगाल में ममता बनर्जी ने हथियार डाल दिए हैं? अगर राइटर्स बिल्डिंग छूटा तो क्या ममता बनर्जी का अगला ठिकाना दिल्ली होगा? और ये कयास इसलिए भी क्योंकि नंदीग्राम में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने देश के सभी बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की थी। ये वही चिट्ठी है जिसे ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल और जगमोहन रेड्डी को लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा कि वक्त आ गया है कि लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट हो जाना होगा। सवाल है कि क्या निराशा में ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी लिखी या फिर वो मोदी विरोध की सियासत की धुरी बनना चाहती हैं? हालांकि ममता बनर्जी का दावा है कि वो नंदीग्राम से चुनाव जीत रही हैं। শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। दावों की हकीकत क्या है, इस पर आखिरी फैसला ईवीएम के जरिए ही होगा। पहले और दूसरे दौर में 60 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है। टीम न्यूज नेशन। तो सीधे चलते हैं हम ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा के पास। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुबीर भौमिक जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ रवि ओझा हैं, स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, और सरदार आरपी सिंह स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सबसे पहले विकास मुझे बताइए, बड़ा दावा ठोका है अमित शाह ने, ये माइंड गेम है या इसके पीछे आपका कोई ग्राउंड ऑब्जर्वेशन भी है? नहीं, देखिए, अगर सिर्फ नंदीग्राम की बात की जाए तो जिस तरीके का वहाँ बंटवारा दिखाई दिया, जिस तरीके की पोलराइजेशन वहाँ पर दिखाई दिया कि वहाँ की जनता ही ममता बनर्जी को कहने लगी थी कि ये तो 27% की ही नेता हैं, क्योंकि वहाँ पर लगभग 27% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। तो वहाँ मैं जहाँ जाता था लोगों से बात करने की कोशिश करता था, अधिकतर लोग चुप हो जाते थे, लेकिन जो वो बोलते थे उनका सिर्फ यही कहना होता था कि ये तो 27% वालों की नेता हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने भी देखा होगा कि 5 दिन तक खेमा डालकर ममता बनर्जी अपने सीट पर पड़ी रही, शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री किया होगा। तीसरी बात कि जहां भी वो जाती थी उनका स्वागत जो जय श्री राम के नारों से ही होता था। बूथ पर भी बैठी रही तो बाहर जय श्री राम के नारे लगते रहे। जब अपने कार्यकर्ता के घर गई उससे मिलने के लिए तो वहां भी चारों तरफ से लोग इकट्ठा होकर उनका जय श्री राम के नारे लगाते रहे। यानी यहाँ नंदीग्राम में एक बहुत ही मजबूत तौर पर बंटवारा था जो दिखाई पड़ता था। उसमें बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। साफ दिख रहा था कि एक खास समुदाय जो है वो बिल्कुल ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, और जो दूसरा जो बहुसंख्यक समाज वहाँ का है वो इस बात पर ही ममता बनर्जी को कस रहा है कि वो उनके लिए क्या की है। वो तो सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती रही, तो फिर हम उनको अपना वोट क्यों दें? तो जो नंदीग्राम में जो इस तरह की लहर दिखाई दे रही थी, शायद उसकी वजह यह है, इसी वजह से शायद अमित शाह ये दावा कर रहे हैं। दूसरी बात की सियासत में इस तरह के दावे दुश्मन को कमजोर करने के लिए तो किए ही जाते हैं ताकि वो भावावेश में आए, तमतमाहट में कुछ कहे या बोले ताकि उसका आगे लाभ उठाया जा सके। हालांकि अमित शाह शुरू से पश्चिम बंगाल में 200 सीट मिलने का दावा करते आ रहे हैं, और शुरू में ही जब बीजेपी की तरफ से ललकारा गया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव लड़कर दिखाएं, तो जो बीजेपी की रणनीति थी कि किस तरीके से इन्हें ट्रैप में फंसाया जाए, तो ममता बनर्जी तो बीजेपी के ट्रैप में फंस के नंदीग्राम आ गई, इसलिए और भी ज्यादा जोर से दावे किए जा रहे हैं। सीधे चलते हैं कोलकाता। बिल्कुल सही कहा विकास आपने। वहाँ का जो माहौल मुझे समझ में आया। जी विकास, आपकी बात को सेकंड करने के लिए मैं सुबीर भौमिक के पास चलता हूं। भौमिक, सुबीर भाई ये बताइए कि जो विकास कह रहे हैं इसमें आपको दम नजर आता है, और क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी का माइंड गेम है या नंदीग्राम की हकीकत कोलकाता जो छन छन करा रही है वो यही कह रही है कि ममता मुश्किल में है?
लड़ाई कांटे की टक्कर की है, इसमें कोई शक नहीं। इसका सबसे बड़ा वजह है कि ममता का यानी कि तृणमूल कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो शुभेंदु के साथ काफी हद तक चला गया, क्योंकि वहां शुभेंदु उनके सेनापति थे। तो ये जाहिर है कि बंगाल में चुनावी लड़ाई में ये हवा वगैरह काम उतना नहीं करता है जितना संगठन करता है। तो संगठन अगर उनका निकल गया है और वहां फिर बीजेपी ने ये ध्रुवीकरण वाला राजनीति खेला, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण वाला, जो नंदीग्राम में कभी नहीं था। दीपक, आपको याद रखना है कि 1942 साल में ये नंदीग्राम में जब अंग्रेजों ने गोली चलाया था और लोग मारे गए थे ये तिरंगा चढ़ाने के चक्कर में, तो उनके लीडर थे शेख अलाउद्दीन, वो कांग्रेस के लीडर थे। तो ये जो नंदीग्राम में इसके बाद में भी जो सीपीएम के खिलाफ लड़ाई हुआ है वो मुद्दों के आधार पर हुआ है, वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। बट अभी इस बार ये पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है उसका कुछ तो फसल शुभेंदु को मिलेगा। हालांकि काफी लोग मुस्लिम्स में शुभेंदु से नाराज हैं कि हम दादा के साथ तो थे, अचानक दादा ने हमको क्यों दुश्मन बना दिया, वो दूसरी बात। पर सबसे बड़ी बात है ये टक्कर कांटे की है, और इसका मेन वजह ये है कि जो तृणमूल का वहां संगठन था वो संगठन शुभेंदु के साथ काफी हद तक चला गया है। इसलिए ममता को नए तरीके से वहां संगठन खड़ा करने का उतना मौका भी नहीं मिला, उतना वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने नंदीग्राम में लड़ने का फैसला कुछ हद तक अचानक ही लिया। पहले तो ऐसा नहीं था। मेरे ख्याल से जितना मैं ममता को समझता हूँ सुबीर दा, मुझे लगता है इमोशनल होकर उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई मेरे घर से एक बागी जा रहा है, इसको मैं ही टक्कर दूंगी और कोई टक्कर नहीं दे सकता। सीधे चलता हूँ रवि के पास। रवि, मुझे बताइए, सही कह रहे हैं आप संगठन नहीं खड़ा कर पाए वहां पर, और जो टीएमसी का पुराना संगठन था वो पूरा का पूरा चला गया शुभेंदु अधिकारी के साथ। डर लग रहा है आपको रवि ओझा कि दीदी ने शायद नंदीग्राम से लड़कर गलती कर दी? जी प्रणाम से करिएगा मेरा दीपक जी। ऐसा है कि आपने कहा कि दीदी इमोशनल होकर के नंदीग्राम चली गई, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी इस पर फैसला करना। 2 तारीख को परिणाम आने हैं और हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि वो इमोशनल में रह करके लिया गया फैसला नहीं था। एकदम जमीन पर रह करके एकदम सोच विचार करके वो फैसला लिया गया है, और नंदीग्राम दीदी जीत रही हैं और संगठन वहां खड़ा था। मैं भी नंदीग्राम गया था 2 दिन के दौरों पर, मैं वहां देख करके आया था सांगठनिक क्षमता को हमारी पार्टी की, और हम पूर्ण तरीके से आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं। अभी बहुत सारे कयास लगाए जाएंगे। माननीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में आकर के कह गए कि दीदी नंदीग्राम हार रही हैं। देखिए, इनके दावे भी उतने ही झूठे हैं जितने कि इनके वादे हैं। तो इनके वादे और दावों की जो हवाइयां हैं वो उड़ चुकी हैं। ममता बनर्जी पुनः 2 तारीख को तीसरी बार मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की बनने जा रही है। ठीक है, मैं सीधे आरपी के पास चलता हूँ। आरपी, माइंड गेम खेल रहे हैं ममता दीदी के साथ? क्योंकि मैंने देखा 2019 में, आपको पता था ममता बनर्जी बहुत जल्दी चिढ़ जाती हैं, इसीलिए आप उनकी गाड़ी के पीछे अपने लड़कों को दौड़ाते थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और जय श्री राम के नारे लगवाते थे। और अभी भी यही हुआ जब सुभाष चंद्र बोस जी का फंक्शन हो रहा था तब। दीपक, मैं आपकी ये 2 बातें मान भी लूँ, हालांकि सच नहीं है, पर मैं अगर एक बार मान भी लूँ तो जो कल नंदीग्राम में हुआ उसको क्या कहेंगे? जो लोग वोट नहीं, मैं ये सच नहीं है, पर जो लोग वहाँ नंदीग्राम में कल वहाँ वोट डालने आए थे वो भी दीदी को जय श्री राम ही बोल रहे थे। अब वहाँ के उनके वोटर भी दीदी को जय श्री राम बोले तो दीदी उससे चिढ़कर 2.5 घंटे एक पोलिंग बूथ पे बैठी रहे, और तनाव दिख रहा था दीदी के चेहरे सबको। आपने खुद टीवी चलाया, अपने चैनल पर चलाया कि किस प्रकार का तनाव था दीदी के चेहरे पर। तो बड़ा स्पष्ट है, नंदीग्राम दीदी हार रही हैं, सुनिश्चित हार रही हैं। और ओझा साहब, 2 तारीख को मैं आपके साथ बैठूंगा और इस पर चर्चा कर लेंगे, सुनिश्चित। और अगर ऐसा ना होता तो उनकी खुद की एक पार्टी की सांसद कह रही कि अगली बार वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि पता है नंदीग्राम से खलास हो गया। अब उनको नई ज़मीन अपनी ढूंढनी है। अब वो नई ज़मीन ढूंढनी है तो वो जिस प्रकार का उनका बिहेवियर है, जिस प्रकार का उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, जिस प्रकार से जितना उनको गुस्सा आता है, तो उस गुस्से में आकर वाराणसी से कोशिश करेंगी, स्वागत है उनका। परंतु वो अब चिट्ठी लिख रही है सोनिया गांधी जी को, ये भी नहीं बता रही कि सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, सोनिया गांधी जी को अपने साथ में लाना चाहती हैं। हमें तो स्पष्ट लगता है, पता लगता है किस प्रकार की राजनीति है ये। एक तरफ आप उनके विरोध, आपस में विरोध करके चुनाव लड़ रहे हो, दूसरी तरफ उनको गुहार लगा रहे, दुहाई कर रहे हो कि अल्लाह की खातिर कृपा करके हमारा साथ दो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अल्लाह की खातिर हमारी मदद करो।
तो भैया करेंगे मदद, वो तय कर ले उन्होंने आपकी मदद करनी नहीं करनी, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे और दूसरे से मदद भी मांगेंगे। ठीक है रवि, मैं तीन रीजन बताता हूँ। आरपी भाई एक मिनट रुकिए, आप रिपीट कर रहे हैं। आप मैं आपको 3 रीजन बताता हूं। सबसे पहले ममता बनर्जी का कई दिनों तक नंदीग्राम में डेरा डालना, ये शायद इनकी नर्वसनेस का सबूत था। दूसरा, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले लेटर लिखना तमाम विपक्षी दलों को, और उन विपक्षी दलों को लेटर लिखना जो विपक्षी दल आपके खिलाफ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बात, जहां पर भी वोटिंग की बात हुई, कल पोलिंग की बात हुई, वो बार बार ये कहती रही कि हमारे वोटरों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, जबकि अब 80% से ज्यादा पोलिंग हुआ, इससे ज्यादा पोलिंग होने की संभावना नहीं थी। ये 3 रीजन है जो आपके डर को दिखाते हैं। रवि, एक बात बता दे रहा हूं, सबसे पहले तो अभी आपने एक बात कही है सर कि दीदी 3 दिन वहां पर जाकर के रही, इसलिए लोगों को लगता है कि दीदी नर्वस है। बात बताइए, उनका अपना चुनावी क्षेत्र है, नंदीग्राम के लोगों को अपना मान करके वो वहां चुनाव लड़ने गई है। तो वहां पे वो मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं गई थी, वो एक साधारण प्रार्थी के तौर पे गई थी। और ये औचित्य बनता है कि जो प्रार्थी जहां से चुनाव लड़ेगा वहां रह करके प्रचार प्रसार करेगा, इस नाते दीदी वहां पे गई थी। और जिस तरीके का संतरास शुभेंदु अधिकारी एंड कंपनी वहां पे फैला रही थी, हमारे अपने सहयोगी, मेरे अपने जान पहचान के लोग नंदीग्राम में प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे, उनकी गाड़ियों पर हमला होता है, उन्हें वो कर लिया जाता है, लोग मिलकर के उन्हें अगवा कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज हुई, ऐसी एक भी एफआईआर दर्ज हुई रवि? पुलिस तो आपकी थी, आप कितनी एफआईआर दर्ज करा सकते थे? सुरक्षा दस्ता वहां पहुंच करके उन लोगों को छुड़वाती है, वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। दीजिए मुझे, मैं चलाऊंगा। दीजिए रवि, मैं कह रहा हूँ दीजिए वीडियो, मैं चलाऊंगा। सोशल मीडिया का जमाना है, अभी तो आप वायरल कर चुके होते इसे। सर वीडियो सब कुछ वायरल हुए हैं, मैंने कहा तो कि आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए ठीक है, आप सरदार साहब एक बात रवि हो जाएगी, अभी कर दीजिए, अभी डिबेट लंबी चलेगी, अल्लाह के अभी कर दीजिए ना, डिबेट लंबी चलेगी। अच्छा, मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा। ब्रेक के पास आपके पास 15 मिनट का वक्त होगा। रवि, आपके पास 15 मिनट का वक्त होगा वीडियो चलवाने का। आप वीडियो मुझे भेज दें, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेज दें, मैं चला दूंगा। लेकिन इसी सवाल के साथ मैं एनके सिंह साहब के पास चलता हूं। एनके सिंह साहब, मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी स्थानीय थी, वहां की कैंडिडेट थी, इसलिए उनका जाना बनता है। क्या आपने किसी रीजनल क्षत्रप को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 दिन बैठे देखा है? चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे जयललिता हो, चाहे करुणानिधि हो, किसी की भी बात कर लीजिए आप, चाहे मायावती जी हो। कम से कम पिछले 45 साल में दीपक जी, मुझे तो याद नहीं आता है कि कोई चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एन चुनाव पे और अकेला सिंगल हैंडेडली लड़ रहा हो। मोदी ऐसी ताकत के खिलाफ, बीजेपी ऐसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के खिलाफ, जो आदमी अकेला लड़ रहा है, कैडर इस समय उनके साथ नहीं है, ऐसे में 4 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठना, ये बड़ा हल्का एक्सक्यूज लगता है। मुझे लगता है उनको बचना चाहिए। लोग हंसेंगे इस लॉजिक पे कि वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसलिए अरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्यार करने का ये वक्त नहीं है, पूरे राज्य से प्यार करने का वक्त था। इस समय घूमती अमित शाह की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। एक टैक्टिकल गलती की उन्होंने, और वो माइंड गेम ही था। उन्होंने जो गुस्से में, आपको याद होगा दीपक, अक्सर वो इस तरह करती थी, गुस्से में उन्होंने नंदीग्राम तो किया, उनको ये भूल गई कि नरेंद्र मोदी ऐसा कद्दावर नेता 2-2 जगह से चुनाव लड़ता है। लिहाजा इनको कम से कम एक जगह से और लड़ना चाहिए था, ताकि अगर इधर खतरा हो तो वो दूसरी जगह से संभल जाए। तो ये उन्होंने नहीं किया। दूसरा ये है कि उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर 2014 में बीजेपी के पास कोई कैडर स्ट्रक्चर नहीं था वेस्ट बंगाल में, तो कैडर तो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। ये जो आप देख रहे हैं शुभेंदु वगैरह, ये तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में बास्क हो रहे थे। अगर आपको ये समझ में आ जाता कि नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 39% वोट मिले, अगर ये समझ में आ जाता कि 2019 के इलेक्शन में 40% वोट मिलते हैं, तो सीधी सी बात है कि हिंदुत्व का कंसोलिडेशन हो रहा है वहां पे, और नरेंद्र मोदी की मकबूलियत बढ़ रही है। इतना समझने में आपको इतना देर क्यों लोगे? नंदीग्राम जब आप जाती है, चड्डी पाठ करती है, ये तो आपको 2019 के रिजल्ट के बाद करना था। ठीक है, सीधे तपस के पास चलते हैं। तपस, क्या आपको लगता है 2019 के रिजल्ट के बाद ममता ने उतने ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था? और अमित शाह के इस दावे में कितना दम है कि भाई हम तो ममता दीदी तो नंदीग्राम हार रही हैं?
जी देखिए दीपक जी, यहाँ पे दो पहलू है। अगर आप 2016 और 19 के साथ कंपेयर करें 2021 का चुनाव, तो कहीं ना कहीं मदर तृणमूल कांग्रेस यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी और युवा तृणमूल कांग्रेस जिसका नेता है अभिषेक बनर्जी, इन दोनों के बीच जो टकराव शुरू हुआ पिछले 2 साल से, ये कहीं ना कहीं तृणमूल का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था उसे तोड़ दिया, जिस वजह से काफ़ी नेता, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर राजीव बनर्जी हो, वो लोग एक के बाद एक पार्टी छोड़ने पर लग गए और बीजेपी का दामन थामने पे वो आगे बढ़ चुके। और जो इस समय देखा जा रहा है और जो पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी जब कहीं किसी जिले के दौरे पे जाती थी, वो अगर कुछ कहती थी तो लोग सुनते थे, खासकर उनके पार्टी के लोग, कि जैसे कि कोई टीचर उन्हें कह रहा है तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, चाहे उनका मन हो, मर्जी हो या ना हो। लेकिन अब पिछले 1 साल से ये देखने को मिल रहा है कि युवा और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो मतभेद और जो लड़ाई देखने को मिल रही है, वो तभी से ये लगने लगा था कि ममता बनर्जी के हाथ से कहीं ना कहीं पार्टी का जो कमान है वो छूटना शुरू हुआ। और दूसरी बात, अगर नंदीग्राम की बात की जाए, देखिए नंदीग्राम एक माइंड गेम रहा है, बीजेपी की तरफ से खेला गया है तृणमूल कांग्रेस के साथ। बीजेपी ने पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिम्मत है तो आप नंदीग्राम से लड़ के दिखाइए। ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ने के लिए तय की। उन्होंने कहा कि भवानीपुर उनकी छोटी बहन है, भवानीपुर से भी वो लड़ेंगी। फिर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि अगर हिम्मत है तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ो। तो ममता बनर्जी क्या की, वो भवानीपुर छोड़कर पूरी तरह नंदीग्राम में पहुंच गई। ये इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ममता बनर्जी एक नेशनल फिगर है और वो पश्चिम बंगाल में घर की बेटी जैसी है, उनका नाम है। लेकिन उसके साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि नंदीग्राम, कोंटा, ये जो इलाका, ये अधिकारी फैमिली यानी शुभेंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी, इन दोनों का, इनके परिवार का बोलबाला काफ़ी सालों से चल रहा है। और नंदीग्राम आंदोलन जो हुआ था उसमें अगर ममता बनर्जी का भूमिका देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी की भूमिका को भी आप नकार नहीं सकते। यानी आप शुभेंदु अधिकारी को ललकार रहे हैं उन्हीं के जगह पर जाकर। ये बहुत छोटी बात नहीं है अगर आप शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी फैमिली की जो ताकत है उसको आप देखें। बिल्कुल सही आपने कहा, उन्हीं के घर में। और आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि जो स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे ममता के हाथ से छूट रहा था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का युवाओं में वर्चस्व बढ़ रहा था। और जो युवा कैडर है और जो अधेड़ कैडर है, उसकी लड़ाई ने ममता बनर्जी की पार्टी को अंदर से कमजोर किया था। शायद इसीलिए लोग छोड़ के भागने लगे। इसके अलावा क्या है, महुआ मोइत्रा ये क्यों चाहती है? उन्होंने ये तो कह दिया चोटी वाले राक्षस गिरिराज सिंह की तरफ इशारा करके उनके ट्वीट पर। लेकिन अब वो ये क्यों कह रही है कि ममता बनर्जी बनारस से लड़ेंगी? क्या ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगी जो बनारस से लड़ेंगी? ये सवाल भी उठेगा। ब्रेक के बाद इस पर बहस करेंगे।